नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज का ये वीडियो स्पेशली क्लास 12th वालों के लिए होगा और आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिए। क्लास 12th की जिंदगी का क्लास 12th वाले बच्चों के लिए एक नई शुरुआत होगी। मैंने आप सभी लोगों को याद होगा कि मैं क्लास 11th की फिजिक्स का वीडियो बना चुका हूँ। मैंने पहले चैप्टर्स का वीडियो बनाया है। मैं आज क्लास 12th का पहले चैप्टर का वीडियो में बनाने चल रहा हूँ और आप सभी से मैं पहले ही बात बता दे रहा हूँ कि अगर आप क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप में इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लास 12th में आप जितने भी फिनोमेना पढ़ेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें जिसके बारे में पढ़ेंगे वो चीज आपको दिखाई नहीं देगी। जैसे आप इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई देने वाला नहीं, तो आपको फील करना होगा, एहसास करना होगा, इमेजिन करना होगा कि यहाँ पर है। ठीक है। दूसरी बात है कि अगर आप आगे चल के मैग्नेटिज्म के बारे में देखेंगे तो हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं दिखाई देंगे, या आगे चल के ऑप्टिक्स में जब स्टडी करेंगे तो लाइट नहीं दिखाई देगी। लाइट तो इतना आगे है, वो दूसरे को दिखाती है पर खुद नहीं दिखती है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आप पूरे 12th की फिजिक्स में आप यही देखेंगे कि हम जिसके बारे में स्टडी करेंगे वो चीज हमको नहीं दिखाई, जिस टॉपिक को हम डील करेंगे वो चीज हमको दिखाई नहीं देगी, हमें इमेजिन करना होगा। तो हम क्लास 12th वाले बच्चों से बस इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप में इमेजिनेशन पावर ज्यादा है तो आप फिजिक्स को अच्छे से समझ सकते हैं। मैं सबसे पहले एक बात आपसे क्लियर कर दे रहा हूं कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को एकदम से रटने की कोशिश मत करिए। फिजिक्स में कभी रटा नहीं जाता है। आपको मैं इतना बता दूं, फिजिक्स आपका एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि अगर आप रटने के चक्कर में पड़े तो ये आपको ऐसे घसीटेगा कि आप दोबारा उठ नहीं पाएंगे। इसलिए आप याद रखिएगा, फिजिक्स को समझिए, फिजिक्स आपको समझेगा। बस इतना रिलेशन रखिए फिजिक्स के साथ। जैसे अगर हम सभी लोग यहां पर देखेंगे तो क्लास 12th वालों के लिए जो हमारे पास पहला चैप्टर है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप सभी लोगों को मैं एक बात बता दूं, हमारे सबके पास एक छोटा सा वर्ड इस पूरे चैप्टर में आएगा, उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। और बस इतना आप समझिएगा, चार्ज मींस क्या होता है? एनर्जी। चार्ज मींस क्या होता है? एनर्जी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ये आपका, पहली बात तो मैं आपसे बता दूं कि ये दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और एक क्या होता है? निगेटिव होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के रिस्पेक्ट में कुछ बातों को मैं पहले ही बता देता हूं। पहली बात, ये एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी, और मुझे पता है कि कोई भी स्केलर क्वांटिटी होगी तो या तो प्लस या फिर क्या होगी? माइनस होगी। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दो टाइप के होते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सिंपल मैथमेटिक्स, आप ध्यान दीजिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर ऐड करना है, मान लीजिए कहीं पे हमको यहाँ पे +4 कूलम दिया गया है, सपोज कर लीजिए, और उसमें मुझे -3 कूलम को ऐड करना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा? ऐड करना होगा। जैसे मैथ में ऐड करते हैं, आंसर आएगा +1 कूलम। मेरे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ स्पेशल टाइप की कोई मैथमेटिक्स नहीं यूज करना है। इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड सारी चीजें सिंपल मैथ से होंगी जो आज तक आप करते आए, चाहे प्लस करिएगा, चाहे माइनस करिएगा, चाहे डिवाइड करिएगा, चाहे मल्टीप्लाई करिएगा, एनीथिंग जो आपकी इच्छा हो। अच्छा, इसके बारे में एक पॉइंट और भी बहुत ज्यादा फेमस है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे पास, इसके लिए यूनिट जो बनाई गई है वो है कूलम, ध्यान दीजिएगा। और अगर हम सभी लोग ध्यान से देखेंगे, ये तो कूलम को तो कहा जाता है कि ये बड़ी यूनिट है। आप बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। और ऐसा कहा जाता है कि ये एक बड़ी यूनिट होती है, ध्यान से सुनिएगा। पर एक आपके पास होता है चार्ज जिसे हम कहते हैं फैराडे। फैराडे जो होती है ये भी एक टाइप की यूनिट है, और ये यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए बिगेस्ट यूनिट है।
आप बात को समझते जाइएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द बिगेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो आपको बोलना पड़ेगा फैराडे। तो ये इसके बारे में 5th टर्म्स है, आप इनको याद रखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में भी आया होगा। और हाँ, एक अगली बात अगर हमसे अगर कोई पूछे तो मैं कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक चार्ज आपका प्लस माइनस क्या होता है, N होता है। यहाँ पर N कितने के बराबर होता है, N आपका नंबर ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। याद रखिएगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन होगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब रही बात E का, इसके लिए वैल्यू फिक्स है 1.6 10 की पावर -19 कूलम। आप सभी लोगों को मैं एक बात छोटी सी पहले ही बता दे रहा हूं, जैसे हम सभी लोगों को याद है कि क्लास 11th के फिजिक्स में पढ़ चुके रहते हैं कि अगर यूनिट बड़ी होती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा रहेगा ना तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी। कैसे, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या है, बहुत बड़ी है, कूलम। तो कूलम यूनिट जब बहुत बड़ी है तो हम सभी लोग क्या करते हैं, इसकी यूनिट बड़ी है इसलिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और अगर वो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है, छोटा कहने का मतलब है वो फ्रैक्शन में, छोटा कहने का मतलब ये नहीं है कि 1 2 3 है, नहीं, छोटा कहने का मतलब है कि फ्रैक्शन में वो 1 से बहुत कम है। और आप समझ सकते हैं कि फ्रैक्शन में कोई चीज रहती है तो उसका मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना या ऐड करना या सब्सट्रैक्ट करना ये थोड़ा सा टफ होता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, यूनिट क्या है, बड़ी है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, छोटा है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में परेशानी है, इनको दूर करने का एक रास्ता बताया गया कि आप क्या करिए, चार्ज को माइक्रो कूलम में रखिए, पीको कूलम में रखिए। इसीलिए आप कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में देखेंगे तो वहां पे यही कहा जाएगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज इतना माइक्रो कूलम है, इतना पीको कूलम है, ऐसा कहा जाएगा, कहीं कूलम का नाम नहीं लिया जाएगा। इस बात को भी याद रखिए। तो ये मैं आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन दिया हूं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अच्छा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में मैं और कुछ चीज बताऊं तो थोड़ा सा आप याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए 3 बातें हो सकती हैं, ध्यान दीजिएगा। पहली बात ये कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज आपका रेस्ट में रहे तो अपने कुछ फिनोमेना को शो करता है। दूसरी बात ये है कि ये मोशन में रहे पर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो अपना एक कुछ फिनोमेना शो करेगा। और तीसरा, ये मोशन में तो रहे पर एक एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड फॉर्म का मतलब क्या है, वेलोसिटी वहां वेरी करेगी, चेंज करेगी। तो अगर हम सभी लोग कहते हैं कि चार्ज हमारा रेस्ट में है तो क्या फिनोमेना को शो करता है, तो उन सब की स्टडी कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बात समझ आई। और अगर चार्ज आपका मोशन में है विद कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ तो आप याद रखिएगा हम उसे कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसे जब पढ़ा जाता है तो उसका नाम क्या दिया जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। आगे चल के चैप्टर्स मिलेंगे। और अगर वो चार्ज थोड़ा सा क्या हो जाता है, मोशन कर रहा है पर एक्सेलरेटेड है तो आप EMI में पढ़ेंगे, मैग्नेट में जाके पढ़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया हूं कि आखिरकार इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, या आखिरकार आप ये समझिए रेस्ट में रहेगा। तो हम सभी लोगों को इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि अगर हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो क्या क्या फिनोमेना हो सकता है, हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कंजर्वेशन लॉ ऑफ चार्ज। आपको मैंने हमेशा कहा है कहीं पर भी कंजर्वेशन वर्ड आ जाए तो आप याद रखिएगा क्या होता है, वो चीज ना तो डिस्ट्रॉय होगा ना तो क्या होगा, लॉस होगा, ना तो गेन किया जाएगा। तो हम बोल सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली एक्सचेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। बस इतना आप समझिएगा, कई छोटी छोटी चीजों हैं उनको आप समझिए। और मैंने आपको जितना इंपॉर्टेंट बात थी वो आपको समझाने की कोशिश किया है, ठीक है। और हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे ले चलते हैं और आपको इस वीडियो में एक मैं कूलम्ब्स लॉ को एक्सप्लेन करूंगा, देखना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें काफी ट्रिक मैं बताने वाला हूं, इससे आपको हर एक चीजें बड़े आसानी से समझ में। आइए हम सभी लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करते हैं।
और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ के साथ करते हैं जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। बात को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये जो लॉ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस लॉ के बारे में जब आप समझेंगे तो आपको ऐसा लगेगा इसी की वजह से आप समझिए पूरे 12th की फिजिक्स की शुरुआत। आप सभी लोगों को मैं पहले से बता दूं, हमारे पास जैसा कि हमने आपको बताया चार्ज दो तरह से, एक आपके पास प्लस चार्ज है और एक आपके पास माइनस चार्ज है। जब कभी भी दो चीजें रहती हैं तो उनमें ऑप्शन केवल तीन बनता है। क्या? या तो कॉम्बिनेशन प्लस प्लस का होगा, या कॉम्बिनेशन माइनस माइनस का होगा, या फिर कॉम्बिनेशन प्लस माइनस का होगा। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन कभी नहीं। मतलब ये है कि या तो चार्जेस एक दूसरे के प्रति सेम बिहेवियर वाले होंगे या फिर क्या होंगे, अपोजिट बिहेवियर वाले होंगे। याद रखिएगा कि जब कभी भी सेम बिहेवियर वाले होंगे तो वो एक दूसरे को अगर कोई वर्ड बोलेंगे तो वो कहेंगे हेट मी, मतलब मुझसे दूर जाओ। यानी कहने का मतलब है उनके बीच में एक रिपल्सन फोर्स काम करेगा। ध्यान दीजिएगा। और अगर वो अपोजिट हैं वे एक दूसरे के पास आएंगे, कहेंगे क्या, टच में। कौन सा सॉन्ग चलेगा? टच में टच में। और अगर इस सिचुएशन में हम ध्यान से देखें तो उनके बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, काम करेगा। और जैसे आप बोल सकते हैं दो चार्जेस हैं तो उनके बीच में या तो रिपल्सन फोर्स काम करेगा या अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये डिपेंड करेगा चार्ज का नेचर कैसा है। और इस तरह के अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स। बिल्कुल इसी फोर्स के बारे में कूलॉम्स ने स्टडी किया था और उन्होंने कुछ बातों को बताया जिसे हम सभी लोग कूलॉम्स लॉ, ठीक है। जैसे मैं उनके बातों को पढ़ने चल रहा हूं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज क्या है, Q2 है। इनके बीच की कुछ क्या है, डिस्टेंस है। और मैं आपको छोटी सी बात पहले से बता देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा। ये प्लस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस, ये माइनस, कुछ भी हो सकता है। तो लगने वाला क्या होगा, अगर सेम चार्ज रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर अपोजिट रहेगा तो वो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। अब समझिएगा, इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है इन दोनों चार्जेस पर डिपेंड करता है और कैसे, इन चार्जेस के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानिए। दूसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स जो होगा इनके बीच की जो एक डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ये आपके पास सेकंड है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स Q1 मल्टीप्लाई क्या होगा, Q2 इज डिवाइडेड बाय क्या होगा, R स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स यहां जब प्रोपोर्शनल हटाएंगे C आएगा कांस्टेंट, Q1 Q2 और बाई क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब अगर हम यहां C की बात करेंगे तो C एक क्या है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये जो हमारे पास C है जिसे हम सभी लोग क्या नाम देते हैं, कूलॉम्स कांस्टेंट कहते हैं। ये कांस्टेंट आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि जो C की जो वैल्यू होती है ये डिपेंड करती है, मैं लिखते भी जा रहा हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू पर। और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट पर स्पेशली डिपेंड करती है कि उसकी यूनिट क्या है। और हमें अगर याद हो तो यूनिट आपका दो ही तरीके से हो सकता है, या तो MKS सिस्टम में होगा या तो CGS सिस्टम में होगा। अगर मैं MKS सिस्टम में मान के चलता हूं तो क्या होने वाला है, थोड़ा देखिए। MKS सिस्टम में यूनिट होने का मतलब है वो न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन होगा। इस सिचुएशन में अगर हम C की बात करेंगे तो वो वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। याद रखिएगा कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की यूनिट आपका MKS सिस्टम में न्यूटन है तो वहां पर जो C की वैल्यू होगी वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K होगी।
और मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये 9 10 की पावर 9 की क्या होगी, बराबर होगी। इसे भी याद रखिए, बात समझ आई आपको। अब अगर हम इसको ऐसा करके रख देते हैं तो हम सभी लोगों को ऐसा भी मिल सकता है 9 10 की पावर 9 इज डिवाइडेड बाय क्या चीज, के, यही होगा सी की वैल्यू, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। पर हमारे पास एप्सिलॉन नॉट और के है क्या, अगर मैं इनके बारे में देखूं तो सबसे पहले आप एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट है आपके पास परमिटिविटी ऑफ एयर, या फिर हम वैक्यूम बोलेंगे, या एक वर्ड और यूज किया जा सकता है फ्री स्पेस। नाम अलग अलग है पर काम एक ही है। जैसे अगर आप सभी लोगों को याद हो, जैसे मेरा भी नाम जो है घर का अलग है, स्कूल में अलग है, और जगहों पे अलग है, नाम अलग अलग है पर मैं एक ही। इसी तरीके से याद रखिएगा कि जो एप्सिलॉन नॉट के लिए है, परमिटिविटी ऑफ एयर कहिए, वैक्यूम कहिए, फ्री स्पेस कहिए, सब के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। कैसे निकालेंगे जरा देखो। अगर मैं यहां से देख लूं तो एप्सिलॉन नॉट के लिए देखिए क्या फॉर्म हो जाएगा, 4 पाई और 9 10 की पावर क्या हो जाएगा 9, और जब आप इनको सॉल्व करेंगे 8.86 10 की पावर -12, इतना आपको क्या होगा, मिलेगा। ये बात मैंने किया एप्सिलॉन नॉट के बारे में। अब मैं बात थोड़ी सी कर लेता हूं, ये जो के आपके पास है ये क्या चीज है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो के है इसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के को क्या कहा जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। और मैं एक बात बता दे रहा हूं, अलग अलग मीडियम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। लेकिन अगर वो मीडियम एयर निकला या वैक्यूम निकला या फ्री स्पेस निकला, ध्यान दीजिएगा, इनमें से कुछ भी निकला तो उस सिचुएशन में के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और अगर के की वैल्यू 1 हो जाती है तो आप खुद सोच लीजिए सी की वैल्यू किसके बराबर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ सी की जो वैल्यू होती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है मीडियम कैसा। सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट किस बात पर डिपेंड करता है भाई, फोर्स पर तो डिपेंड करेगा, उसकी यूनिट पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन उसके अलावा मेन जो पॉइंट है वो डिपेंड करता है क्या, मीडियम। अब मैं आपसे कहता हूं, थोड़ा सा आप समझिए, इनडायरेक्टली आप समझिए कि अगर हम इस सी की वैल्यू रख देते हैं फॉर्मूले में, जो आपने कूलम्ब्स कांस्टेंट की कूलम्ब्स लॉ में पाया है, Fe इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, चार्जेस 1 चार्जेस 2 और बाई क्या हो जाएगा r स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर आप यहां पर देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पर डिपेंड करता है, चार्ज पर। किस पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर। और किस पर डिपेंड करता है, मीडियम। किस पर डिपेंड करता है, मीडियम पर। इस बात को भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। आई बात समझ में सबको। अच्छा, ये बात मैंने एमकेएस सिस्टम की कर डाली। अब आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि जब यूनिट आपकी सीजीएस में होती तो क्या होता, यानी इसकी जो यूनिट है अगर वो सीजीएस में होता, सीजीएस मतलब एक बहुत ही फेमस वर्ड है डायमीटर, तो क्या होता, तो उस सिचुएशन में सी की जो वैल्यू होती है 1/k होती है। वहां 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कोई कॉन्सेप्ट ना होता, 1 कितना होता, k होता। और अगर 1/k होता तो यहाँ पे फोर्स के लिए क्या फार्मूला बनता है, ये होता 1/k चार्जेस 1 चार्जेस 2 बाई r स्क्वायर। दूसरी बात अगर आप ध्यान दें कि आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, अगर वो मीडियम कैसा रहा, मैं m फॉर मीडियम बता रहा हूं, वो एयर अगर हो, वैक्यूम अगर हो या फ्री स्पेस हो, कुछ भी हो, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और जब 1 हो जाएगी तो Fe की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्जेस 1 मल्टीप्लाई चार्जेस क्या हो जाएगी 2 इज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा r स्क्वायर। तो आप समझिएगा, एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि आपसे फॉर्मूला दे दिया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, 4 फॉर्मूले बनाए गए थे, 4 फॉर्मूले। अब 4 फॉर्मूले बना भी है, देखो, एक इसके पहले, एक और इसके पहले, ठीक है। तो उनमें एबीसी करके था और उसके बाद ये पूछ लिया कि इन विच ऑप्शन फोर्स हैविंग सीजीएस सिस्टम यूनिट, किसके पास फोर्स के पास सीजीएस सिस्टम में यूनिट है। वह एक ऑप्शन था बी और सी करके कुछ, दोनों कॉम्बिनेशन। ये भी आपका ऐसा आंसर था, ये भी आंसर था। बात समझ आई आपको।
तो उम्मीद है आप सभी लोगों को कूलाम्स लॉ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कूलाम्स लॉ को आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।